नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी महासागर में। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम एक नया प्रश्न पत्र लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये जो प्रश्न है ये स्कूल व्याख्याता 2018 की जो संस्कृत विभाग की वैकेंसी थी उसके शुरू के 30 प्रश्न है वो इस प्रश्न पत्र में सम्मिलित किए हैं, इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। और इसके जो एग्ज़ाम था वो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। तो इसके शुरू के 30 प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने 2015-16 के अंदर जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई थी उसके प्रश्न है वो सम्मिलित करके आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोस के लिंक प्राप्त कर लें और उनको ज़रूर देखें। तो इसमें जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है इसमें शुरू के जो 30 प्रश्न है, शुरू के 30 प्रश्नों में आप ये मान के चलिए कि 20 प्रश्न कम से कम है वो पाठ्य पुस्तकों को मिलेंगे। तो वो जो सारे प्रश्न है ये सारे प्रश्न वर्तमान की जो हमारा पाठ्य सिलेबस है उसमें ये पाठ्य पुस्तकें लागू नहीं है। वर्तमान के सत्र में ये पाठ्य पुस्तकें लागू नहीं है। तो फिर भी हमें एक आगे की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न है वो भविष्य में हमें होने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में ये प्रश्न है वो सम्मिलित किए हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आज का पहला प्रश्न है, पीयूष प्रवाह में संकलित सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा के विभिन्न अंशों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका देखें तो सभ्य पोशाक में शीर्षक अंश विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से बचने की सलाह देता है। बलवान से भिड़ंत शीर्षक अंश अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बंधाता है। आत्मिक शिक्षा शीर्षक अंश हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करता है। शांति निकेतन शीर्षक अंश में शांति स्थापना पर बल दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। यह 4 नंबर ऑप्शन है इसका गलत है और बाकी सारे है वो इसके सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है? तो यह है वो उपन्यास किसका माना जाता है, पहले तो ये बताना है। तो वो है अमृतलाल नागर। किसका है? अमृतलाल नागर। ये अमृतलाल नागर का उपन्यास माना जाता है और मानस का हंस उपन्यास जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नाथ बयरु कीजे ताहि सो, नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाहि सो, तुमहि रघुपति अंतर कैसा, खलु खालिस्तान जैसा। तो सरयू में संकलित उक्त काव्यांश में मंदोदरी ने राम रावण की उपमा किससे दी है? राम और रावण दोनों की उपमा है वो अलग अलग किससे दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना है। क्या सूर्य और जुगनू से दी है, या सूर्य और दीपक से दी है, या सागर और नदी से दी है, या दिन और रात से दी है? तो यहाँ जो ये सरयू पुस्तक है इसमें जो मंदोदरी ने राम को तो बताया है सूर्य, क्या बताया? सूर्य। और जो रावण है उसको बताया है जुगनू। ये इनकी है वो उपमा इनको दी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद के संबंध में सरयू से उद्धृत यह कथन किस विद्वान का है? तो ये पुस्तक का पाठ्य पुस्तक का ये प्रश्न है। तो ये जो कथन है वो किस विद्वान का माना जाता है? घनानंद के संदर्भ में ये बात है वो किसने कही है? तो प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
तो इस प्रश्न का विकल्प 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि किरण धेनुए सरयू में संकलित कविता में ग्वालिन किसे कहा गया है। किरण धेनुए सरयू में संकलित पाठ है, इसमें कविता में ग्वालिन है वो किसे कहा गया है। तो क्या रात्रि को कहा गया है, या प्रातः वेला को कहा गया है, या वसुधा को कहा गया है, या क्षितिज रेखा को कहा गया है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। वसुधा को है वो इस कविता में ग्वालिन कहा गया है। अगला, क्षमा कीजिए, अगला जो प्रश्न है 6 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि सरयू में संकलित इन रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ये जो मिठाई वाला पाठ है, इसके संदर्भ में बात की गई है कि ये जो पाठ है ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है। ये जो कहानी है ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। तो क्या ये सही है? उसके बाद गुल्ली डंडा इस कहानी में कथा नायक और गया दोनों समान पद प्रतिष्ठा वाले पात्र हैं। अगला है आलोपी ये संस्मरणात्मक रचना है। और सेव और देव ये इस कहानी में नैतिक मूल्यों और सत्य की प्रतिष्ठा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। गुल्ली डंडा जो कहानी है, इसमें जो कथानायक और गया दोनों की पद प्रतिष्ठा वाले, दोनों समान पद प्रतिष्ठा वाले नहीं है। जो इन दोनों में जो है वो अंतर ये है कि एक तो जो कथानायक है वो तो गांव में रह जाता है, और दूसरा है वो शहर चला जाता है और वहां जाकर के क्या करता है, अच्छी पढ़ाई करता है और नौकरी लग जाता है, और 25 साल बाद में, शायद 20-25 साल बाद में लौट करके पुनः है वो गांव आता है। तो इन दोनों में है वो बहुत ज़्यादा अंतर माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास सरयू में संकलित पाठ में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है। यानी पाठ के आधार पर भक्ति आंदोलन के संदर्भ में भक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है, ये इसमें बताना है। तो भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ है। भक्ति आंदोलन से भावात्मक एकता स्थापित हुई है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, और भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन था। तो इस पाठ में जो बातें की हुई है, उस पाठ से संदर्भ में, पाठ के संदर्भ में अगर देखें तो इसमें कौन सा कथन है वो मेल नहीं खाता, या कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प। भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ है। तो इस पाठ में ये चीज़ है वो नहीं की गई है। वैसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का उदय है ये मुस्लिम जो पराधीनता है, पराधीनता जो जन्य निराशा है, उससे भक्ति आंदोलन का है वो उद्भव हुआ है, ये शुक्ल मानते हैं। लेकिन इस पाठ के संदर्भ में अगर बात करें तो ये चीज़ है वो उस पाठ में नहीं दी गई है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी में संकलित पाठ हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमयी अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है। किस महापुरुष के भाषण का अंश माना जाता है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और स्वामी रामतीर्थ, कौन होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत मंदाकिनी में संकलित पाठ के आधार पर बताइए कि रामकुमार वर्मा को गद्य गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। रामकुमार वर्मा को गद्य गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, कश्मीर की प्राकृत शोभा से। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण बिद क्रोध युगल की मुख पीड़ा थी खालिस्तान, ये गद्यांश मंदाकिनी के किस पाठ से उद्धृत किया गया है? तो क्या इस वो पाठ सुभद्रा था, भोर का तारा, निर्वासित, या यात्रा एक पावन तीर्थ? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, निर्वासित। अगला प्रश्न है, काग के भाग बड़े सजनी
खालिस्तान, माखन रोटी। प्रज्ञा पर्व में संकलित रसखान द्वारा रचित इस काव्यांश में काग के भाग्य की सराहना क्यों की गई है? काग के भाग की सराहना क्यों की गई है? तो ये चीजें हमें बतानी है। तो क्यों की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श लेने के कारण काग के भाग्य की सराहना की गई है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, यानी दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह कौन सा है? तो साए में धूप, आवाज के घेरे, छोटे छोटे सवाल और मसीहा मर गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साए में धूप, जो 1975 ईस्वी का गजल संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है, मित्रता प्रज्ञा पर्व में संकलित नामक निबंध में विश्वास पात्र मित्र की उपमा किससे दी गई है? विश्वास पात्र मित्र की उपमा किससे दी गई है? ये मित्रता पाठ के आधार पर प्रश्न है वो पूछा गया है। तो क्या हीरे से दी गई है, या औषध से दी गई, या वृक्ष से दी गई है, या घोड़े से? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प, औषध से है वो विश्वासपात्र मित्र की उपमा दी गई है, यानी विश्वासपात्र मित्र है वो किसी औषधि से कम नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा पर्व में संकलित हार की जीत में बाबा भारती डाकू खड़ग सिंह को घोड़ा छीन लेने की बात किसी को बताने के लिए क्यों मना करता है? मना क्यों करता है? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, गरीब अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाने के भय से। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा पर्व में संकलित निराला भाई संस्मरण के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सी विशेषता निराला के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है? निराला के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? 3 तो मेल खाती है और 1 है वो मेल नहीं खाती है। तो निराला ने प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ये बिल्कुल सही बात है। उनमें ऑर्डर दान की प्रवृत्ति थी, ये भी सही बात है। उनका जीवन बहुत व्यवस्थित था, यहाँ ये व्यवस्थित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि निराला का जीवन था वो एकदम अव्यवस्थित टाइप का था। उन्होंने जीवन में बहुत सारे कष्ट झेले थे, बहुत सारे दुख उन्होंने देखे थे। परिवार में एक के बाद एक उनके जो विछोह हुए थे वो चीज़ है उन्होंने देखी थी। तो ये चीज़ हम कह नहीं सकते कि व्यवस्थित था उनका जीवन। ये वे विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी थे, तो ये भी बात है वो सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। बड़े घर की बेटी कहानी में ये कथन किसका है? ये कथन है वो किसका है? तो ये कथन क्या आनंदी का है खुद का, या लाल बिहारी का, या श्रीकंठ का, या बेनी माधव सिंह का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, बेनी माधव सिंह, जो उनके ससुर थे आनंदी के। उन्होंने ये बात है वो कही थी कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। श्रीकंठ जी जो थे ये उनके पतिदेव थे, और लाल बिहारी जो उनका देवर था जिससे उनका झगड़ा हुआ था। इनमें से कौन सी कहानी रूपक शैली में लिखी गई है? रूपक शैली में लिखी गई कहानी बतानी हमें। तो बड़े घर की बेटी, देशभक्त, शरणदाता, जैसलमेर की राजकुमारी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? देशभक्त जो कहानी है ये रूपक शैली में लिखी हुई कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आयो घोष बड़ो व्यापारी अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में घोष शब्द का क्या अर्थ है? घोष जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो वो चीज हमें बतानी है। क्या बाजार होगा, या विख्यात होगा, या अहीरों की बस्ती होगी, या नगर होगा? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? 3 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अहीरों की बस्ती। अपरा में संकलित द्रुत झरो कविता में कवि क्या कामना करता है? कवि क्या कामना करता है द्रुत झरो कविता के संदर्भ में? तो 19 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, आशापूर्ण नवयुग के आगमन की। आशापूर्ण नवयुग के आगमन की। अगला प्रश्न है, शुभ सांत्वना है शोक में वे, शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में सांत्वना और औषधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं?
सांत्वना और औषध ये जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? क्या मित्र के लिए हुए, माँ के लिए हुए, पत्नी के लिए हुए या पिता के लिए हुए? तो पीछे जो हमने प्रश्न देखा था कि विश्वास पात्र मित्र है वो औषध से कम नहीं होता है या औषध के समान होता है, तो वो देख करके मित्र नहीं करना है। जो 20 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, पत्नी के लिए बात ये कही गई है। शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। अपरा में संकलित किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण किया है या हुआ है? मानव से इतर सजीव, मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण है वो हुआ है। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, निक्की, रोजी और रानी। ये महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अपरा में संकलित नशा कहानी में कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? नशा जो कहानी है इसका व्यंग्य विषय क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, कथनी और करनी की विसंगति। कहना कुछ और करना कुछ, बड़े बड़े भाषण देना लेकिन जब खुद पे आती है तो उसका उसी में ढल जाना। तो यहाँ अगला जो प्रश्न है, आलोक में संकलित रचना स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप के आधार पर बताइए कि अब्दुल रहीम खान खाना प्रताप से युद्ध लड़े बिना ही मेवाड़ क्यों लौट गया था? प्रताप से युद्ध लड़े बिना ही मेवाड़ क्यों लौट गया था, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हमें देना है। तो 23 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, प्रताप के चरित्र की महानता से वो प्रभावित हो गया था और बिना लड़े ही वो वापस से वो लौट गया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर, यदि मुझ में हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैंने कभी का आत्मघात कर लिया होता। ये जो कथन है ये है महात्मा गांधी जी का। तो आलोक में संकलित गांधी जी के आधार पर बताइए कि गांधी जी ने ये बात किससे कही थी? ये बात गांधी जी ने किससे कही थी? तो ये चीज हमें बतानी है। तो ये जो कथन है वो गांधी जी ने विलायती जो संवाददाता थे उसको, उनको ये बात है वो कही थी। तो ये 24 जो प्रश्न थे ये पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न थे 24 नंबर तक, और उसके बाद में हिंदी जो साहित्य है वहाँ के प्रश्न वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हिंदी साहित्य के जो प्रश्न है वो किस तरीके के प्रश्न है वो पूछे गए। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि 25वां जो प्रश्न है, ग्रंथ और लेखक के संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो क्या होगा इसका उत्तर? हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही बात है। ये हिंदी साहित्य की भूमिका जो नामक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है। किसका माना जाता है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद में जो हिंदी भाषा और साहित्य ये श्याम सुंदर दास का ही माना जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा और साहित्य एक हिंदी भाषा और विकास नाम से आता है, केवल चेंज क्या करना है? विकास करना है। तो यहाँ नाम विकास चेंज करना है, बाकी जो लेखक है वो सेम ही है, श्याम सुंदर दास ही है। हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी भाषा और विकास ये दोनों श्याम सुंदर दास के ही है। फिर है रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका ये है डॉक्टर नगेंद्र। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का नया होकर के ये किसका है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल माने जाते हैं। और अगर हिंदी साहित्य के इतिहास का केवल संपादन पूछें तो वो डॉक्टर नगेंद्र माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से संपादन भी किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। और धीरेन्द्र वर्मा के अगर इतिहास की बात करें हिंदी साहित्य के संदर्भ में उन्होंने क्या लिखा था, तो उन्होंने केवल हिंदी साहित्य लिखा था। क्या लिखा था? केवल हिंदी साहित्य लिखा था, हिंदी साहित्य,
और कुछ नहीं लिखा था, नाम इतना ही है उनके ग्रंथ का, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। और हिंदी काव्य धारा की अगर बात करें, हिंदी काव्य धारा की अगर बात करें तो हिंदी काव्य धारा है वो राहुल सांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और महत्वपूर्ण अगर ग्रंथों की बात करें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अगर पूछे, वैज्ञानिक इतिहास, तो वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का माना जाता है, 1965 ईस्वी का, 1965 ईस्वी का। और उसके बाद में अगर हम पूछे, अगर कोई पूछे हिंदी साहित्य का अतीत, ये जो हिंदी साहित्य का अतीत है वो किसने लिखा है, तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की अगर बात करें तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का माना जाता है। और इसी संदर्भ में अगर हम महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें तो हिंदी साहित्य का या साहित्य का इतिहास दर्शन अगर पूछे, साहित्य का इतिहास दर्शन कोई पूछे तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा माने जाते हैं, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा माने जाते हैं। तो श्याम सुंदर दास के तीन साहित्य इतिहास माने जाते हैं। एक तो माना जाता है हिंदी भाषा का विकास, और दूसरा हिंदी भाषा और साहित्य, और तीसरा माना जाता है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। ये भी श्याम सुंदर दास का साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य मोतीलाल मन्नारिया माने जाते हैं। और इसके बाद में अगर हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास की बात करें तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र माने जाते हैं। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये उदय नारायण तिवारी माने जाते हैं। तो इनके बारे में जितना पढ़े उतना कम है। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः मिश्र बंधुओं से ही विवरण लिए हैं। तो ये कथन है वो किसका है, तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मैंने जो इतिहास लिखा है इसमें इतिहास में जो कवि दिए हैं, कवि परिचय जो जिसका मैंने लिया है, तो उसकी जो सामग्री है वो मैंने प्रायः है मिश्र बंधु विनोद जो है, मिश्र बंधुओं की जो रचना मानी जाती है उससे ही मैंने लिए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 नंबर विकल्प हो जाएगा। 27 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को ही समाहित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे वो हिंदी साहित्य में काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। जबकि अगर ऐसा पूछे कि हिंदी जो साहित्य है इसमें प्रथम इतिहास लेखक कौन है, तो वो फ्रांच विद्वान गार्सा तासी है। प्रथम इतिहासकार की पूछे तो गार्सा तासी है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने नहीं की थी, लेकिन काल विभाजन की शुरुआत है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है, कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है वो हमें है वो बताना है। तो विकल्प है राउलवेल में नायिका का नक्षिक वर्णन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है, वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। तो क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। राउलवेल में नायिका का नक्षिक वर्णन किया गया है, रोड़ाकृत जो रचना मानी जाती है, जिसको चंपू काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंपू काव्य। और ये शिलांकित रचना मानी जाती है, पहली शिलांकित है वो रचना इनकी मानी जाती है राउलवेल की, रोड़ाकृत। राउलवेल जो रचना है रोड़ाकृत, तो ये इनकी है, सही बात है, नक्षिक है। उसके बाद में उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण ग्रंथ है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण ग्रंथ है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, और ये दामोदर शर्मा का ग्रंथ माना जाता है, 12वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। और इसको हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ भी कहते हैं, इसको हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ भी कहते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। तो ये बात भी सही है। वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना मानी जाती है ये काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन नहीं है इसमें,
इसको विश्व कोशात्मक रचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व कोशात्मक रचना इसको कहा जाता है। तो ये वर्ण रत्नाकर जो है वो मैथिल कवि या मैथिल रचना, इनकी मैथिल रचना मानी जाती है, वर्ण रत्नाकर। और मैथिल कवि ज्योतिरेश्वर ठाकुर है, इनकी रचना ये मानी जाती है। और ये मैथिल हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और इसका जो ढांचा है वो विश्व कोशात्मक है। और अगला जो विकल्प है, वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर इसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण किया गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ अगर चीजें देखें तो ऐसा अगर पूछ ले कि प्रथम गद्य कृति कौन सी है, तो वो है कुलयमाला। और प्रथम गद्य पद्य या चंपू कृति कौन सी है, तो वो है राउलवेल। और हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ पूछे तो वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और मैथिली हिंदी में रचित प्रथम गद्य रचना पूछे तो वो है वर्ण रत्नाकर। तो ये चीज है वो हमें ध्यान रखनी है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? अगर श्रावकाचार्य की अगर बात करें तो ये होगा देवसेवन का, प्रमाद रासो जगनिक, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालीभद्र सूरी और पावड़ा द्वारा राम सिंह। तो इस तरीके से हम इसको मिलान कर लेंगे। तो 1 का 4, 1 के 4 2 में आया हुआ है, फिर 2 का 1, 2 का 1, तो ये 4 नंबर विकल्प में ही आया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर कुल 30 प्रश्न है वो सम्मिलित किए हैं। ज़्यादा जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उन्होंने सीधे हमने उत्तर बता दिए हैं। और साहित्य के जो प्रश्न हैं उनको हमने अपनी तरफ से व्याख्या या अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है वो देने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करें, कमेंट करें और अपने उचित राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।